देखें बेटा, हमने जो है नोमेनक्लेचर और के जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ बेसिक थे जो चैप्टर नंबर 6 था सिंध में से, तो वो हमने जो उसमें से जब हम नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। आज हम जो है मेन सोर्स ऑफ नेचुरल गैस मेन नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे आते हैं। क्या है नेचुरल सोर्स ऑफ, किस पे आते हैं आज? नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नेचुरल सोर्स ऑफ किस पे आते हैं हम? नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हम आते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। उसके बाद जो है हमें सिर्फ क्रैकिंग पढ़नी है और कुछ जो है नाम सीखने हैं। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है इंट्रो वो कंप्लीट हो जाएगी। सही है। तो नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या होते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आज हम देखते हैं। आप देखें इधर क्या होते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचुरल सोर्स जो है दो किस्म के होते हैं। कितने होते हैं? दो किस्म के होते हैं, जिसमें एक में जो है लिविंग थिंग्स आते हैं और दूसरों में जो है नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। तो नॉन लिविंग और जो है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में दो सोर्सेज आते हैं नेचुरल सोर्स की। एक जो है मिनरल आता है और दूसरा क्या आता है? दूसरे में जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरे में क्या आता है? दूसरे में जो है प्लांट्स दूसरों में क्या आता है? दूसरे में जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। तो हम जो है तीन जो है मेन सोर्स ऑफ नेचुरल गैस से हैं। सबसे पहले आते हैं तीन मेन जो है नेचुरल गैस के सोर्सेज हैं, वो कौन से हैं आप देखें। तो आप देखें तीन जो है मेन सोर्स आते हैं नेचुरल गैस के, वो कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है कोल। सही है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है कोल। दूसरा है नेचुरल गैस और तीसरा है सबसे सबसे जो तीसरा कौन सा है? वो है पेट्रोलियम। तो कोल क्या है? ये जो तीन है ये मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल गैस है। मेन सोर्स ऑफ नेचुरल गैस, सॉरी नेचुरल गैस नहीं, नेचुरल सोर्सेज, मेन सोर्स ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स। ये जो है नेचुरल कंपाउंड के जो है मेन सोर्सेज हैं, बिल्कुल जो है मेन सोर्स हैं नेचुरल कंपाउंड्स के, द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इससे जो है दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इन्हें जो है कोल को जो है हम दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इन्हें जो है हम क्या कहते हैं? इन्हें जो है फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। ये जो है कोल। अब हम आते हैं कोल पे। अब हम किस पे आते हैं? कोल पे। कोल कहाँ है? कोल जो है कहाँ से आया है? और कोल पे आते हैं अब हम। देखें बेटा, अब हम किस पे आते हैं? अब हम आते हैं कोल पे। तो कोल क्या होता है उस पे आते हैं। अब हम आते हैं किस पे? कोल पे। तो कोल का ये सबसे पहले ये कहना था कि जो है कुछ जो ट्रीज थी जो ट्रीज inside the earth crust, trees inside the earth crust, कुछ जो ट्रीज थी जो अर्थ क्रस्ट में जो है रह गई थी, कब से? सम 500 मिलियन ईयर अगो। सम 500 मिलियन 500 मिलियन ईयर्स अगो
कुछ जो है ट्रीज जो है इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर जो रह गई थी, तो फिर उनमें क्या हुआ, कुछ जो ट्रीज है जो अर्थ के अंदर रह गई, तो फिर उन साइंसदानों ने क्या कहा, साइंसदानों ने ये कहा कि कुछ जो ट्रीज थी जो जिलजिलों की वजह से जो है अर्थ के अंदर रह गई थी, उनमें जो है बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस हुए। तो क्या हुए, बैक्टीरियल्स एंड जो है केमिकल्स, उनमें क्या हुआ, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस हुए, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस हुए, जिसमें जो है सबसे पहले वुड था। सही है, सबसे पहले क्या था, वुड था। सबसे पहले क्या था, वुड था, जिसमें जो है डेड प्लांट्स एंड ट्रीज थे। जिसमें क्या थे, वुड था, और जिसमें डेड प्लांट्स एंड ट्रीज थे। क्या थे इसमें, वुड में क्या थे, वुड में जो है डेड प्लांट्स वुड में जो है डेड प्लांट्स एंड जो है डेड ट्रीज थे, डेड ट्री थे। तो वुड को जब हम इन्होंने जो है बैक्टीरियल, वुड को जब इन्होंने बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन में से गुजारा, किस में से गुजारा, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन में से गुजारा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया पीट में। किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया पीट में, पीट में। तो पीट में जो है कार्बन का कितना परसेंटेज था, ये मेन चीज़ है, ये आती रहती है प्रॉब्लम्स में, एमसीक्यूज में आती रहती है। तो ये जो है पीट, वुड को जो है कन्वर्ट किया, केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शन दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया वुड पीट में, और उसमें जो है 27% जो है कार्बन था। क्या था, 27% कार्बन उसमें से निकला। तो उन्होंने क्या किया, फिर जो है पीट को जो है उन्होंने क्या किया, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दिया। तो यहाँ पे सर मैं एच लिख रहा हूँ, एच फॉर हाई, हाई टेम्परेचर एंड जो है हाई प्रेशर जब इन्होंने दिया, तो पीट किस में कन्वर्ट हो गया, जब इन्होंने हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दिया, तो पीट कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में। पीट किस में कन्वर्ट हो गया, पीट कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में। तो पीट किस में कन्वर्ट हो गया, पीट कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में, जिसमें जो इन्होंने देखा तो कार्बन का परसेंटेज कितना था, कितना परसेंटेज था, 38% ऑफ कार्बन। तो इन्होंने देखा अगर लिग्नाइट को जो है हमने हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो पीट जो कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में, 38% कार्बन हमें मिला है। फिर इन्होंने क्या किया, लिग्नाइट को भी प्रेशर दिया, लिग्नाइट को भी जब इन्होंने प्रेशर दिया, तो लिग्नाइट किस में कन्वर्ट हो गया पता है आपको, लिग्नाइट जो है वो कन्वर्ट हो गया बिट्यूमिनस कोल में, बिट्यूमिनस बिट्यूमिनस कोल में, बिट्यूमिनस कोल में कन्वर्ट हो गया। तो इन्होंने जब देखा कि ये बिट्यूमिनस कोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस पर कितने परसेंट कार्बन है, तो इसमें जो है 80 to 85% कार्बन था, 80 to 85% कार्बन था। अब इन्होंने क्या किया, बिट्यूमिनस कोल तो हमें मिल गया, कोल तो मिल गया ना, तो कोल को भी फिर इन्होंने क्या किया, कोल को फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्हें जो है हाई प्रेशर दिया कोल को भी। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइड में। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइड में। तो देखें ये किस में कन्वर्ट हो गया, एंथ्रासाइड में, जिसमें जो है 90 to 95% जो है कार्बन था, जिसमें जो 90 to 95% जो है कार्बन था। और इससे जो है हम क्या कहते हैं, एंथ्रासाइड को हम कहते हैं हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ओ सॉरी हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। तो ये जो है कोल हमें कैसे मिला, कोल हमें ऐसे मिला, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो कोल हमें कैसे मिला, ऐसे मिला। एंथ्रासाइड जो था वो क्या था, एंथ्रासाइड जो है हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है। अब हम जो है कोल, अब हमें कोल तो बिल्कुल मिल गया, सही है,
कोल मिल गया। अब हम करते हैं कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं और देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद कोल में से हमें कौन से कंपाउंड मिलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है। अब हम आते हैं कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब हम आते हैं किस पे, कोल पे। सही है, कोल की जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। ये आ गया हमारे पास कोल। कोल की क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है when a com when a compound sorry when coal when coal is heated when coal when coal is when coal is heated in the when coal is heated, तो क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, जब हम कोई भी कंपाउंड, कोल नहीं, कोई भी कंपाउंड, मैं इधर कोल ले रहा हूँ तो आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। व्हेन कंपाउंड इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 500 से लेकर 1000 तक, 1000 तक जो है हमें टेम्परेचर चाहिए। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू द टेम्परेचर, उसमें कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 500 से 1000 तक। इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव। कोई भी कंपाउंड को अगर हम हीट दें और एब्सेंस ऑफ एयर में, और उसका टेम्परेचर 500 से 1000 होना चाहिए, उसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो हमने जो है कोल को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइड किया तो उसमें से हमें 3 कंपाउंड मिले। कितने कंपाउंड मिले हमें, उसमें से हमें 3 कंपाउंड मिले। किसके किसके फॉर्म में, गैसियस के फॉर्म में मिला, गैसियस के फॉर्म में मिला, विस्कस और लिक्विड के फॉर्म में मिला, विस्कस किसके किसके फॉर्म में मिला, विस्कस और लिक्विड के फॉर्म में मिला, विस्कस और लिक्विड, विस्कस और लिक्विड के फॉर्म में मिला। और दूसरा हमें कौन से फॉर्म में मिला, सॉलिड के फॉर्म में मिला। विस्कस और लिक्विड के फॉर्म में मिला, और दूसरा हमें किसके फॉर्म में मिला, सॉलिड के फॉर्म में मिला। तो हमें जो है गैसेस के फॉर्म में मिला ना, वो क्या था, वो था कोल गैस, वो था कोल गैस। और जो हमें विस्कस और लिक्विड के फॉर्म में मिला, वो क्या था, वो था कोल तार, वो क्या था, वो था कोल तार। और लिक्विड में, सॉलिड में जो हमें मिला, वो था कोक। अब इन तीनों के जो है मेन सोर्स क्या थे, तो जो हम कोल गैस को लेते थे ना, कोल गैस को हम लेते थे एज अ मेन सोर्स ऑफ फ्यूल। कोल गैस हमें किसके लिए यूज़ होता है, वो होता है मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल के तौर पे हमें जो है यूज़ होता है। और कोल तार जो हमें है ना, वो किसके लिए यूज़ होता है, वो होता है अ गुड सोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अ गुड सोर्स ऑफ 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अ गुड सोर्स ऑफ 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमें क्या होता है, वो क्या यूज़ होता है, कोल तार। और कोक का हमें किस लिए यूज़ करते हैं, कोक वो हम यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील की स्टील की इंडस्ट्रीज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, कोक यूज़ करते हैं। स्टील की इंडस्ट्रीज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, कोक यूज़ करते हैं।
अब हम आते हैं कि अगर हम क्या करें, इसके बाद हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक आती है। क्या आती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको पता है कोल तार में जो है ना, कोल तार में कितने गुड सोर्स ऑफ 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसके पास जो है 215 बेंजीन के कंपाउंड्स हैं। 215 जो है बेंजीन के कंपाउंड्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके पास कितने हैं? 215, और उससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सही है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर लिखता हूँ। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसी चीज़ होती है, अगर कोई मिक्सचर में हमारे पास सॉलिड पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है, गैस पड़ा हुआ है, तो अगर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उनमें से हमें अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, उसमें हमें कोल तार मिला। अब सपोज करते हैं अगर हम जो है कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो हमें कौन सी चीज़ मिलेगी? किसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें? कोल तार की। तो हमें फिर अब कौन सी चीज़, अब आप क्या करें, अब आप सपोज करें हमने क्या किया, हमने जो है हमने क्या किया, कोल तार की जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो हमें उसमें से क्या मिला? कोल तार की अगर मैंने जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तो उसमें से जो है मुझे 100 क्या मिला? उसमें से मुझे जो है 100 kg, तो इसमें से हमें क्या मिला? इसमें से जो है 100 kg हमें, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो 100 kg तो हमें कोल तार मिला। 100 kg हमें क्या मिला? फिर से 100 kg कोल तार मिला। मगर उसके साथ हमें दूसरी भी एक चीज़ मिली। वो क्या मिली? 1 से 2 kg हमें जो है बेंजीन मिली। 1 से 2 kg हमें क्या मिली? बेंजीन। 1 से 2 kg हमें बेंजीन मिली। तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब एक कंपाउंड है, अगर उसको हम दोबारा और तोड़ें, मतलब और तोड़ें तो उसमें से क्या चीज़ मिलती है? अगर कोल तार को मैंने और तोड़ा तो हमें आप देखें, मुझे जो है 100 kg कोल तार तो मिला, उसके साथ 1 से 2 kg क्या मिला? वो मिल गई बेंजीन। तो इसे हम कहते हैं जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कोल कोल के रिसोर्सेज, हमने क्या किया, हमने जो है जियोग्राफी सर्वे किया पूरे पाकिस्तान का। तो उनमें से हमें जो, उससे में से हमें क्या पता चला कि टोटल रिसोर्सेज ऑफ कोल इन पाकिस्तान, टोटल रिसोर्सेज ऑफ कोल इन पाकिस्तान, वो कितने हैं? वो 184 बिलियन टन है। कितने हैं? 184 बिलियन टन्स। 184 जो है बिलियन टन्स टोटल रिसोर्सेज। अगर हमने जियोग्राफी सर्वे किया पूरे पाकिस्तान का तो उसमें से हमें ये पता चला कि टोटल सोर्सेज ऑफ कोल इन पाकिस्तान जो हैं वो कितने हैं? 184 बिलियन टन्स। तो ये जो फिगर्स जो आपको मैंने लिखाई हैं ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये आपको जो है बिल्कुल काम आएंगी। अब हम आते हैं कि कोल जो है ना, कोल क्या होता है? कोल जो 80% कोल जो है यूज्ड होता है ना, 80% कोल इज यूज्ड इन 80% कोल इज यूज इन, किस में यूज़ होता है? 80% कोल का जो यूज होता है वो बेक ब्रिक्स में होता है। किस में होता है? बेक ब्रिक्स में यूज़ होता है। बेक ब्रिक्स मतलब ईंटें बनाने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा किस में होता है? और दूसरा होता है लाइम लाइम किल्न्स लाइम किल्न्स में जो है वो यूज़ होता है। और दूसरा किस में यूज़ होता है? दूसरा जो है हमें यूज़ होता है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो है यूज़ होता है। तो 80% कोल जो है यूज्ड होता है वो किस में होता है? बेक ब्रिक्स में। बेक ब्रिक्स का मतलब क्या है? जब हम भट्ठे में से जो ईंटें बनाते हैं उससे में से हमें जो, उनमें से हमें 80% कोल यूज़ होता है उसमें।
और लाइम किलिंग्स का मतलब क्या होता है, जो चूने चूने की जो भट्टियाँ होती हैं ना, उसको हम लाइम किलिंग्स कहते हैं। और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए 80% कोल यूज़ होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हैं कोल, ये सब कोल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपको हर एक चीज़ याद करनी है। तो आज हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं कोल पे। सुबह हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो सिर्फ पंजाब और फेडरल में सिर्फ पेट्रोलियम लिखा हुआ है, मगर सिंध में रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी लिखा हुआ है, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम भी लिखा हुआ है। तो वो सुबह पढ़ेंगे हम। तो ये जो है नेचुरल गैस, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हमने कोल पढ़ लिया। अब हमारा सिर्फ नेचुरल गैस और रिफार्मिंग रहता है, वो हम जो रिफार्मिंग नहीं पेट्रोलियम रहता है वो हम सुबह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सुबह पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ऐसी मालूमात आपको जो है मुझसे मिलती रहे। रोज़ाना मेरा लेक्चर आता है। आज जो है नेचुरल सोर्स के इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 में इंशाल्लाह सुबह अपलोड कर दूंगा। तो पार्ट 2 में हम जो है पेट्रोलियम ये सब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं। सही है।